जय हिंद दोस्तों। आज हम कक्षा 9 तांत्रिक शास्त्र का पाठ 1 अध्याय 1 यानी लोकतंत्र और लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों पढ़ेंगे। जैसे पिछली बार जो है हमने इसका परिचय चलचित्र यानी इंट्रोडक्शन जिसमें बताया था, इंट्रोडक्टिव वीडियो हम डाल दिए थे। उसमें कुछ पार्ट मिस हो गया था, कुछ पार्ट गलती से वहाँ पर छूट गया था, मतलब थोड़ा कट गया था पार्ट। तो वहाँ आगे की कहानी जहाँ तक शुरू हुई थी वो हम लास्ट में आपको बता देंगे। लेकिन उससे पहले हम अपने मुद्दे पर आते हैं। जैसे ये जो चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं इसको पढ़ेंगे, और जो पार्ट जैसे जितना भी भाग हमारा तकरीबन 1-2 मिनट का था वो छूट गया, वो भाग हम आगे मतलब ये जो चलचित्र है ये वीडियो के लास्ट में हम एंड में पढ़ लेंगे, अंत में उसको हम आपको दिखा देंगे कि उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, मतलब वो कौन कौन से पार्ट मिस हो गए थे। ठीक है, तो अभी जो है हमारा आप लोगों का हम तहे दिल से, तहे हृदय से, हृदय की अंतःकरण गहराइयों से आप लोगों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, चंदन करते हैं इस लक्ष्य भेद बैच में। चलिए, आज जो है हमारा मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स, मतलब प्रमुख निर्णय चुने हुए नेताओं के द्वारा। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, तो इसमें हम पाकिस्तान की कहानी ये करेंगे। पाकिस्तान यानी कि जिसका मैप हमारा मैच करता है डॉग से। नहीं विश्वास तो आप गूगल पे ये देख सकते हैं। ठीक है, इसका मैप हमारा डॉग से मैच करता है। अब इसका जो एक और नाम हम लोगों ने दिया है वो है किचासपुरी। चीन जो हमारा एक और दुश्मन देश है, लीचड़ देश है, उसको हमने दिया है चांडालपुर। तो यहाँ पर जो है हमारा जो हम चैप्टर शुरू करते हैं। अब चलिए, तो देखिए, मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स, कुछ चुने हुए नेताओं के द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णय, या निर्णय को अगर आप उर्दू में ये कर दें तो वो प्रमुख फैसले हो जाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, पाकिस्तान की कहानी से यहाँ जानेंगे। पाकिस्तान में क्या हुआ, तो पाकिस्तान में पंडित जी का ब्याह हुआ नहीं। यहाँ पर देखो क्या हुआ, पाकिस्तान ये जो कहानी सबसे पहले तो ये जान रहे हो, ये पाकिस्तान की कहानी है। और ये आपको याद हो तो हमने एक युद्ध हमारे और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, अपनी गुंजन सक्सेना के बारे में सुना होगा। यानी वो जो थी वो उनको कारगिल गर्ल कहा जाता है, और वही उसी समय कारगिल युद्ध हुआ था। कब हुआ था, तो 1999 में हुआ था, 1909 में हुआ था। अब 1909 में ये हुआ था, 1909 में हुआ था ये, यानी 1999 में हुआ था। तो उसी समय वहाँ का जो जनरल था, वहाँ के जो जनरल थे, जनरल परवेज मुशर्रफ। ठीक है, ये मिलिट्री जनरल थे, यानी सेना के जनरल थे, जनरल परवेज मुशर्रफ। नाम याद रखना है, 1 मार्क्स में पूछ सकता है कि 1999 में कौन था वहाँ पाकिस्तान का जनरल, तो जनरल परवेज मुशर्रफ। ये छोटा इसको तो इसका कहानी कभी हम आपको बता देंगे, इसका तो नाम ही मत लीजिए। देखो, सबसे पहले जनरल परवेज मुशर्रफ, इसने क्या किया, जनरल परवेज मुशर्रफ, नाम रख लो, जनरल परवेज मुशर्रफ। ये मिलिट्री को किया, यानी कि तख्ता पलट, यानी कि जो सत्ता थी उसको बदल दिया, उसमें बदलाव कर दिया। ठीक है, उस समय के प्रधानमंत्री को हटा दिया। उस समय के कौन प्रधानमंत्री थे आप कमेंट में बता देंगे, बिना गूगल के, अगर आप जानते हो। नहीं तो फिर हम बता देंगे आगे आने वाले वीडियो में, मतलब अगला जो टॉपिक होगा उसमें। तो उसने मिलिट्री को ऑर्गेनाइज किया, तख्ता पलट करवा दिया। क्या है तख्ता पलट करवा दिया, तो तख्ता पलट यानी तख्त, आपने सुना होगा सब तख्त। तख्त का मतलब होता है सत्ता। ठीक है, तख्त का मतलब होता है सत्ता। तो उसने सत्ता को पलट दिया, जैसे तख्ता पलट, यानी कि अब जो पुराना राजा है उसको बदल करके, उससे परिवर्तन करके फिर अब हम राजा बन गए। ये क्या उसने कब किया, अब तक तो यहाँ तक आ जाना चाहिए कि इतना हमने आप लोगों को सिखाया कि हिंदी गिनती में, तो अब तक तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये अक्टूबर 1999 है, 1999 है। अगर इसको हम लिख दे तो
ठीक है, 1999 है। अब उसने क्या किया, ये जो जनरल परवेज मुशर्रफ था उसने मिलिट्री को यानी तख्ता पलट तो करवा दिया 1999 में जब कारगिल युद्ध चल रहा था। ठीक है, इसके बारे में बहुत सारी ये है, हम इसको आपको एक ये में बता देंगे। अब देखो यहाँ पर मतलब एक वीडियो में अच्छे से इसके बारे में बता देंगे, इसके बारे में मतलब जो भी लड़ाइयाँ हुई थी उन सब के बारे में। अब उसके बाद उसने क्या किया, डेजिग्नेटेड हिमसेल्फ एज अ प्रेसिडेंट, उसने अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर लिया। तो सोचा हम यहाँ पर अगर अपने आपको राजा घोषित कर ली तो मानने की तैयारी नहीं, अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर लिया, वो भी पूरे देश का। ठीक है, राष्ट्रपति घोषित कर लिया, वो भी पूरे देश का, समझ सकते हो। यानी पाकिस्तान का इसने अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर लिया। अब आप बोलोगे तो क्या बिना चुनाव करवाए? जी मतलब उसने देखो चुनाव करवाया, लेकिन वो चुनाव नहीं करवाया, उसने वोट करवाया, लेकिन वो वोट नहीं करवाया। अगर मान के चलो उसने वोट नहीं करवाया, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं यहाँ का राजा, कौन कौन मानते हो? हाँ या ना में पूछ लिया। अब किसी को जैसे बहुत सारे पहले क्या किया जाता था पाकिस्तान में, जैसे देखो पाकिस्तान में रेफरेंडम कंडक्ट करवा दिया गया। अब मान के चलो हम किसी को पैसा दे दिए, घूस दे के कह दिए कि नहीं हमको तुम ये कर दो कि हाँ हाँ बोल देना, हम कुछ भी बोले उसमें तुम हाँ बोल देना। और कुछ बचे हुए चुनिंदे लोग नहीं बोले, जैसे मैंने कहा मैं अपने आप को राजा घोषित करता हूँ, तो बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कि ना, लेकिन जो ना हाँ हाँ मतलब जो ना कह रहे थे हम उनको उनसे ज़बरदस्ती हाँ करवा दिए, तो ये अलग चीज़ हो गई। तो रेफरेंडम का मतलब है किसी से हाँ या ना में पूछना। तो उसने क्या किया, जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर लिया। कहाँ का? भारत का। तथा लाभ खाएगा भारत में, भारत का कैसे घोषित कर लिया? पाकिस्तान का। एकदम जैसे वो चप्पल खाएगा, चप्पल, भारत का राष्ट्रपति बनाते। अब देखो उसने कंडक्ट करवाया रेफरेंडम, उसने रेफरेंडम कंडक्ट करवाया। रेफरेंडम का मतलब होता है किसी से हाँ या ना में, हाँ या ना में पूछना। ठीक है, हाँ या ना में पूछना, किसी से हाँ या ना में पूछना, ये नहीं होगा। ठीक है, तो किसी से भी हाँ या ना में पूछना इस होने से रेफरेंडम। यानी कि उसने रेफरेंडम कंडक्ट करवाया। कब करवाया? 2002 में। कंडक्ट रेफरेंडम इन 2002 गारंटिंग हिमसेल्फ एज एक्सटेंशन फॉर 5 ईयर। यहाँ पर हम हिंदी में जानबूझ करके शब्दों को प्रयोग किए ताकि आपको हम देखने में पता चल पाता है कि नहीं पता चल पाता है। दो को तो बताया कि उसी तरीके से ये समझ गए होंगे। इसका मतलब होता है 5, ये हो गया हमारा 2002, 20 हम लिख रहे हैं 22 हो गया। ठीक है, तो वो रेफरेंडम कंडक्ट करवाया और रेफरेंडम 2002 में कंडक्ट करवा के ये बोला कि हम अगले आने वाले 5 वर्षों तक हम ही राष्ट्रपति रहेंगे। ठीक है ना, पगला बोल रहा है हम ही आने वाले 5 वर्षों तक हम ही राष्ट्रपति रहेंगे। ये देखो मतलब अपना सोच रहा है कि हम अभी सत्ता में रहे। अब जैसे देखो मैं जब रेफरेंडम कंडक्ट करवा के मैं अपने आप को राजा घोषित कर लिया तो क्या प्रोटेस्ट होगा, विद्रोह होगा? अब विद्रोह तो होना तय है, यानी कि जो भी मार धाड़ होगा वो होना तय है। तो पाकिस्तान की मीडिया ने और जो जनता थे, लोग थे, पाकिस्तान की जनता ने, मीडिया ने, जो भी थे, उन सभी ने मिलकर प्रोटेस्ट अगेंस्ट रेफरेंडम के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया। ठीक है, अनहैप्पी, यानी कि कौन अनहैप्पी? तो ये परवेज मुशर्रफ प्रोटेस्ट कर दिया, विद्रोह उसके विरुद्ध करने लगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम विद्रोह करेंगे। आप जैसे उसने रेफरेंडम कंडक्ट करवाया, उसका कोई सबूत नहीं कि कितने लोगों ने हाँ कहा, कितने लोगों ने नहीं। सिर्फ हाँ या ना में पूछ लेना और अपने आप को राजा घोषित कर देना, ये तो कोई बात नहीं हुई। ठीक है, तो यहाँ पर उसने हाँ या ना में राजा घोषित कर दिया, तो इसके चलते विद्रोह हुआ। अब यहाँ पर जो 2002 में उसने एक मतलब यही 2002 में एक फ्रेमवर्क ऑर्डर किया, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। ठीक है, यानी कि लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर क्या?
अब देखो उसने कानून के दायरे में कानून के क्रिया का आदेश दे दिया, कानून के क्रियाकलापों का आदेश दिया। उसने क्या किया? लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर में समझो अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडेड नहीं, अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान में संशोधन। क्या कर रहा है? संशोधन, संविधान में संशोधन। ये भी जब हम आपको जो स्पेलिंग वाला की हिंदी वाला जो स्पेलिंग हो जाता है उसमें हम आपको ये बता देंगे कि मतलब इन सभी स्पेलिंग का ध्यान रखना है। फिर हम आपको यही स्पेलिंग आपको रिकॉल भी करवा देंगे। जैसे हम जैसे वो वीडियो डालते रहते हैं कि इस चीज़ को हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है। जैसे मोबाइल को हिंदी में दूरभाष कहते हैं, मोबाइल फ़ोन को हिंदी में दूरभाष कहते हैं, दूरभाष यंत्र। लेकिन मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? तो उसको छावत्र कहते हैं। कैलकुलेटर को क्या कहते हैं? गणना यंत्र। इसी तरह से जो हमारा अमेंडेड 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 मतलब होता है संशोधन, संशोधन, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब तो जानते ही हो, संविधान। संविधान तो संविधान में क्या करवाया जा रहा है? संशोधन। और वो संशोधन का संशोधन किया। जैसे भारत में ऐसा हो कि हम अगर भारत में ऐसा हो कि आज अगर कोई भी, जैसे आज बीजेपी की सरकार है, अब वो ऐसा कर दे कि संविधान में संशोधन करके कह दे कि यहाँ पे जो लिखा है वही कह दे। क्या लिखा है समझिए, प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली। मतलब जो संविधान में ये संशोधन करके कह दे कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को हटा सकता है, प्रधानमंत्री इस तरीके से कह दे। प्रधानमंत्री तो वहाँ का जो यहाँ के राष्ट्रपति नेशनल को और प्रोविंशियल असेंबली को, राष्ट्रीय असेंबली को मतलब हटा दे, ठीक है, वो डिसमिस कर दे। इन नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली को हटा दे, डिसमिस कर दे, खत्म कर दे, उसको समाप्त कर दे। ऐसे भारत में ऐसा है नहीं है। अगर कोई आपने पढ़ा है क्लास 8 में, कक्षा 8वीं में आपने पढ़ा कि अगर कोई नया कानून बनाना है तो उसके लिए भी तमाम निर्णय लिया जाता है कि अपना लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव फिर राष्ट्रपति के पास जाता है। मतलब तमाम चीज़ें फिर सब जगह से पास होकर के वहाँ पर ये बनता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर तो नहीं बन सकता है। यहाँ पर तो ऐसे ही झूठ करवा दिए, मतलब संशोधन करवा के ये कह दिया कि जो प्रेसिडेंट है वहाँ का जो राष्ट्रपति है, कहाँ का? पाकिस्तान में। भारत में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान का जो राष्ट्रपति है वो डिसमिस कर सकता है, हटा सकता है। किसको? नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली को, ठीक है। अब देखो, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल वुड सुपरवाइज कैबिनेट कैबिनेट यानी कि जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है वो सुपरवाइज कर सकता है, मतलब उसको हटा सकता है, उसके बारे में, उसके विषय में निर्णय ले सकता है। मतलब तमाम चीज़ें जो है इसने संविधान में संशोधन कर दिया। दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है। तो इसने पाकिस्तान में उसने ऐसा कर दिया कि वो तमाम चीज़ें मतलब बदलाव कर दिया, संविधान में संशोधन करके स्वयं को राष्ट्रपति बना दिया, ठीक है। संविधान में संशोधन करके स्वयं को राष्ट्रपति बना दिया। अब बताओ, कोई अपने संविधान में संशोधन करके स्वयं को राष्ट्रपति बना दिया और उसके बाद आने वाले 5 वर्षों तक वही सत्ता में रहेगा, ऐसा करवा दिया गया, ठीक है। अब जनरल परवेज मुशर्रफ, इसको पाकिस्तान में ही फांसी होने वाला था, लेकिन शायद हो गया या नहीं हुआ अभी तो ये नहीं केस कहा जा सकता। हमको थोड़ा इसके बारे में अपडेट होना पड़ेगा। जनरल पर इसको पाकिस्तान में फांसी, मतलब सोच सकते कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का निर्णय, वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जैसे वहाँ पर सेना का राज हो गया, सेना का शासन हो गया। अब जैसे देखो, जनरल परवेज मुशर्रफ ये आर्मी जनरल, ठीक है, आर्मी का था। तो यहाँ पर उसने क्या कर दिया कि अब इसका जो चमचा बेलचा रहेगा वही सब कुछ काम करेगा, ठीक है। मतलब इसका जितना चमचा बेलचा है आगे चल के, अब जैसे देखो इसका जो चमचा बेलचा था उसने इसको राष्ट्रपति बनने में सहयोग किया,
तो ये अब उसको यहाँ संयोग करेंगे कि हाँ इसको भी हम कोई पद दे दें, इसके बारे में भी हम कुछ सोचे, इसको कोई पद दे दें, ठीक है, तो उसी ने किया। अब इन सब का मीनिंग क्या निकलता है, ठीक है, इन सब का अर्थ क्या निकलता है? अर्थ स्पष्ट है गुरुजी, क्या अर्थ है? अच्छे से लिखते हैं, क्या अर्थ निकला? अर्थ है हमारा ये, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विथ दोज इलेक्टेड बाय पीपल। देखो लोकतंत्र में क्या होता है, जो भी मुख्य भूमिका है, जो भी मुख्य निर्णय है, वो जो लोगों के द्वारा चुना गया, उनका जो शासक है उसके द्वारा लिया जाएगा। लेकिन क्या जनरल परवेज मुशर्रफ लोगों के द्वारा चुना गया शासक था? नहीं था। लोगों के द्वारा वो चुना गया शासक नहीं था। उसने स्वयं को घोषित कर लिया कि नहीं, हम राष्ट्रपति हैं पाकिस्तान के। ये तो डिसमिस हो गया कि नहीं, ये तो पालन ही नहीं करता। लेकिन डेमोक्रेसी का ये जो डेमोक्रेसी का फर्स्ट फीचर है, ये डेमोक्रेसी का फर्स्ट फीचर है। और इसमें क्या कहना चाह रहा है कि डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो, ये जो डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेने का की जो क्षमता है, जो मुख्य निर्णय जो लेगी, मुख्य जो निर्णय लिया जाएगा लोगों के बारे में, ध्यान से समझो पहले, जो जैसे निर्णय वही लेगा जो लोगों के द्वारा, जो जनता के द्वारा चुना गया शासक हो। लेकिन जनरल परवेज मुशर्रफ ये चुट्टा लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा चुना गया था ही नहीं और अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर लिया। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये उस समय यानी 1999 में पाकिस्तान लोकतांत्रिक देश था? नहीं था। अब हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन से आगे इसी वीडियो में, इसी चलचित्र में हम ये देखेंगे कि चाइना और मैक्सिको के केस से देखेंगे कि वहाँ जैसे इलेक्शन हो रहा है, लेकिन वहाँ इलेक्शन नहीं हो रहा है। क्या है मतलब, वहाँ इलेक्शन हो रहा है लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा है, वो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एक बार रिकॉल कर लो जनरल, एक बार रिकॉल कर लो। ये इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा वो भी हम बता देते हैं। एक बार रिकॉल कर लो, पहले ध्यान करना कि कैसे कैसे। अभी हम आपको आँख बंद करो, एक बार सुन लेना, उसके बाद आप आँख बंद करके स्वयं को ये करते हैं, ठीक है। अभी आँख बंद करो। अब देखो, जनरल परवेज मुशर्रफ उसने मिलिट्री को ऑर्गेनाइज किया यानी तख्ता पलट करवाया। कब किया? अक्टूबर 1999 में, ठीक है। कौन किया करवाया? तो जनरल परवेज मुशर्रफ। उसने अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर लिया, ठीक है। रेफरेंडम कंडक्ट करवाया। कब करवाया? 2002 में करवाया। क्यों करवाया? कि अगले आने वाले 5 वर्षों तक वही वहाँ का शासक होगा, ठीक है। पाकिस्तान का राष्ट्रपति वही होगा। उसके बाद इसके कारण जो पाकिस्तान की जनता थी, जो मीडिया थी, वो इसके मतलब प्रोटेस्ट करने लगी, इसके विरुद्ध आवाज़ उठाने लगी, विरोध करने लगी इसका। फिर उसने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जारी किया। उसके तहत उसने संविधान में संशोधन किया कि राष्ट्रपति जो है नेशनल प्रोविंशियल असेंबली को डिसमिस कर सकता है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल वो सुपरवाइज कर सकता है, सिविलियन कैबिनेट को, ठीक है। अब देखो, सुपरवाइज, आप खोलिए, इसका हिंदी मतलब क्या है? 2 शब्द हमने बताए आपको, ठीक है, अभी इसी ये में, ठीक है। अभी हम आपको 3-4 शब्द अंडरलाइन करवाते, उसके बाद हम सबका अच्छे से मीनिंग बताएंगे, उसका अर्थ कैसे निकल रहा है वो हम आपको बताएंगे। लीगल फ्रेमवर्क, लीगल का मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा कोई चीज़, हम ये लीगल हो रहा है। लीगल का मतलब बहुत लोग जानते होंगे, कानूनी, कानूनी तौर तरीके से। फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है? ऑर्डर का मतलब तो आज्ञा देना, आदेश, आप समझ रहे होंगे। फ्रेमवर्क का क्या होता है? एक हो गया, दूसरा हो गया सुपरवाइज, तीसरा रेफरेंडम, इसका भी नहीं बताए अभी हम आपको, एक्सटेंशन, और कितना हो गया? 1, दूसरा ये हो गया अमेंडेड, 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। 5 यही हो गया, और तो कोई नहीं है, देखने में
ना, अब ना है, ठीक है, अब नहीं है। 5 यहाँ से सीखे आने वाले हम इसके बारे में और आपको विस्तार से बता देंगे। यहाँ तक आपको इसका अर्थ समझ में आ गया। अब देखो पहला फर्स्ट फीचर क्या है डेमोक्रेसी का, यहाँ से वो निकलता है, क्या निकलता है कि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में जो शासक लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा चुना गया है वही निर्णय ले, ठीक है। अब अपनी आंखें बंद करो, हम आपको 30 से 40 सेकंड का समय देते हैं, उसमें अब रिकॉल करो। हम यहीं पर अपनी आँख बंद करके रिकॉल करते, चलो शुरू करो। मेरा तो हो गया, आप लोगों का वो नहीं हुआ तो अभी आप लोग कर सकते हो। हम आपको 10 सेकंड का समय ऑन करते हैं। लगभग 15-20 सेकंड हो गए, तो चलो यहाँ तक आपने रिकॉल कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन वाला टॉपिक है उसमें हम चाइना और मैक्सिको के केस से समझेंगे कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, ऐसे तो नहीं है। वो डेमोक्रेटिक अपने आप को लोकतांत्रिक देश बताती है, लेकिन वो लोकतांत्रिक है नहीं। लोकतांत्रिक की देश अपने आप को कैसे बताती वो हम जानेंगे, लेकिन वो लोकतांत्रिक देश कैसे नहीं है वो भी हम जानेंगे। अब देखो इस चैप्टर का, इस अध्याय का यही है कि आप किसी भी देश को समझ सको कि वो लोकतांत्रिक देश है या नहीं है, लोकतंत्र के बारे में जान सको, ठीक है। अब हम अगले शीर्षक के साथ, अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। यहाँ तक आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो देखो अब हम जानेंगे कि जैसे पिछले क्लास में जो हम डेमोक्रेसी, ये जो हमारा चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन वीडियो डाले थे, तो उसमें जो है हमारा कुछ पार्ट मिसिंग हो गया था, यानी कुछ भाग जो है छूट गया था वीडियो एडिटिंग के समय। वहाँ पर मतलब कुछ भाग गलती से हमसे कट गया, तो उसी के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। अब देखो उसमें हम बताया था कि डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसमें गवर्नमेंट कौन, इन विच रूलर्स कौन, इलेक्शन कैसा, और पीपल कौन, क्या सभी लोगों को वोट का अधिकार है, मत देने का अधिकार है? तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मत देने का अधिकार हमारे देश में अगर कहें तो 18 साल से ऊपर वाले लोगों को है, लेकिन बाकी देश में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे देश में 18 साल से ऊपर है। आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, शायद वो चैप्टर डिलीट हो चुका होगा या है, मतलब हिस्ट्री में ही पढ़ा था। तो भारत में वही होता है कि 18 साल में चुनाव होता है। तो एक तो हमारा हो गया, देखो पहले तो हो गया हमारा गवर्नमेंट कौन हो गया, वो हमारा हो गया। दूसरा कि रूलर कौन, उसके बाद हमारा हो गया इलेक्शन कैसा, उसके बाद हमारा हो गया पीपल कौन, यानी कि सरकार कौन हो सकती है, रूलर शासक कौन, उसके बाद इलेक्शन यानी चुनाव। बस थोड़ा सा मैं हम सबके बारे में जान लेंगे। पीपल यानी कि लोग, यानी कि जनता। चलो सरकार कौन, सरकार एक ऐसी सरकार, देखो लोकतंत्र में क्या है कि 2 से 3 पार्टी, एक पार्टी नहीं, एक दल नहीं, बल्कि 2 से 3, 4, 5, मतलब जो भी है 2 से ज़्यादा होना चाहिए।
ये हम जाने थे कि 2 से ज़्यादा दल होना चाहिए। तो गवर्नमेंट यानी कि सरकार में क्या, तो 2 से मतलब जो जिस दल के जिस पार्टी का जिस दल का जो जिस दल से भी जो भी नेता आएगा चुनाव लड़ने के लिए वो 2 से ज़्यादा होना चाहिए। अब जैसे मान के चलो आपको मैं कहूँ कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ है, दूसरी तरफ हमारे मोदी जी हैं। अब हम कहें कि 2024 में चुनाव मोदी जी लड़ेंगे और योगी आदित्यनाथ लड़ेंगे। अब दोनों का जो पार्टी है वो भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी है। तो अब आप मतलब जिताओ इसको या जिताओ इनको, आप योगी आदित्यनाथ को जिताओ या फिर आप नरेंद्र मोदी को जिताओ। बात तो दोनों की एक ही है, भले ही लोग जो शासक है वो अलग रहे लेकिन पार्टी तो एक ही है। पार्टी जो समान पार्टी वो पार्टी तो एक ही है। उस हमेशा तो पार्टी का ही शासन चलता रहेगा, पार्टी का ही आधिपत्य रहेगा। तो ये लोकतंत्र में नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। रूलर्स कौन, शासक कौन? शासक वो जो कि जनता के द्वारा चुने गए, जनता के द्वारा। अब शासक में भी क्या, जो योग्य शासक है, जो कि मतलब बिना, जो कि लोकतंत्र के माध्यम से सरकार में शासक बना हो, सरकार में आना चाहा हो, रूलर्स, वैसा रूलर्स हो, ठीक है। और वो रूलर्स, वो जो शासक है वो जनता के द्वारा चुना जाएगा, पीपल के द्वारा चुना जाएगा, ठीक है। और इलेक्शन, और इसी में हमारा काम करता है इलेक्शन, कि वो दो से ज़्यादा पार्टी, 2 से अधिक पार्टी अगर रहेगी तो ही इलेक्शन होगा। ऐसे तो एक ही पार्टी को, या तो आप भाजपा को वोट दो या तो आप भाजपा को मत दो, बात तो एक ही है। मैं अपना कान ऐसे देखो, मैं अपना कान ये ऐसे पकड़ूं या ऐसे पकड़ूं, बात तो दोनों एक ही है। अब पकड़ नहीं पा रहा वो बात अलग है, बात तो दोनों एक ही है ना, कि हम अपना कान ऐसे पकड़े या इस तरीके से घुमा के पकड़े, बात तो बराबर है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया चुनाव में क्या, तो चुनाव में 2 से ज़्यादा पार्टी, 2 से ज़्यादा दल होना चाहिए। मानते हो इस चीज़ को, तभी चुनाव सही कहलाएगा। लोग कौन, तो लोग जिनको अधिकार है, जैसे बच्चे को आपको अब कह दो तो भारत की जितनी भी मान के चलो जनसंख्या, अभी तो अब चीन को भी हरा दिया गया है भारत की जनसंख्या में। तो भारत में जितनी भी जनसंख्या है उसमें बालक जो कि 18 साल से कम के हैं, 18 साल से कम के जो बच्चे हैं उनकी संख्या भी तो होगी। जैसे मेरी उम्र अभी 18 साल से कम है, अगर आप 9वीं कक्षा में हैं या 8वीं 6वीं में जो भी है, तो आपकी उम्र बहुत, आप में से बहुत सारे लोगों की उम्र जो है 18 साल से नीचे की होगी। तो तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 18 साल से नीचे है। अगर हम सबको मत देने का अधिकारी कर दे तो देखो, अगर आप अभी आपको अगर कोई चीज़ बोले तो आपको बहुत बुरा लगता है। देखो, आपके अंदर पूर्णतः सोचने कोई भी किसी भी विचार के बारे में सोचने समझने की पूर्णतः क्षमता नहीं है। तो अगर आपसे कोई कह दे वोट हमको दे देते, एकदम चिकनी चुपड़ी बात करेगा, इतना बढ़िया बात करेगा कि हम ऐसे करेंगे, ये कर देंगे, तुम्हारे यहाँ रोड बनवा देंगे, ऐसे करेंगे। आपने सुना होगा कि चुनाव के पहले नेताजी के पीछे जो भीड़ होती है, चुनाव के बाद वो भीड़ कहीं नहीं दिखती। तो वही बात होती है कि अभी आप बच्चों को बहला फुसला करके खुद वोट दिलवा दिया जाए, लेकिन मतलब खुद वो मत उससे दिलवा दिया जाए, तो हो सकता है उसका जो जीतने का चांस है वो बढ़ जाए। वो मतलब वो मान के चलो गलत काम कर रहा है, वो गलत तरीके से सत्ता में आना चाहता है, तो उसका वो अगर मान के चलो विजय बन गया तो 5 साल के लिए तो हमको धजेगा। तो वही बात है कि सबको नहीं मत का अधिकार है। जब तक वो, और उसका जो जो भी बच्चा है, जो भी बालक बालिका है, वो पूर्णतः मैच्योर नहीं हो जाता है, पूरे तरीके से हृदय से, दिमाग से, बुद्धि से, अपने मस्तिष्क से
उचित ढंग से सोचने समझने का तरीका उसको नहीं आ जाता, तब तक उसको मत देने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ तक समझ गए, जनता में चारों पॉइंट को समझ गए कि गवर्नमेंट कौन होना चाहिए, रूलर्स कौन, इलेक्शन कैसा होना चाहिए, पीपल कौन, जनता कैसी होना चाहिए, किन किन को अधिकार है। तो 18 साल से नीचे वाले लोगों को मत देने का अधिकार नहीं है, उसके ऊपर वाले को अधिकार है मत देने का, वोट देने का अधिकार है। अभी तो आप में से भी जानते होंगे कि 1000 रुपया दे करके, 2000 रुपया, 500 रुपया दे करके वोट को खरीदा जाता है, मत को खरीदा जाता है। तो ये सब गैर कानूनी ढंग से है। ये तमाम जो भी है, मतलब यही सब कुछ डेमोक्रेसी का डिमेरिट है, लोकतंत्र की खराबी है। करप्शन हो गया, मतलब तमाम चीज़ें, घूस लेना, ये मार काट, भ्रष्टाचार। लोग अभी शिष्टाचार से ज़्यादा भ्रष्टाचार की ओर चले जाते हैं। हमारे अंदर भाईचारे की भावना समाप्त होती जा रही है। तो वही कहना चाहा जा रहा है कि शिष्टाचार की ओर चलिए। अब जैसे लोग भ्रष्टाचार की ओर चले जाते हैं, तो वही सब लोकतंत्र की खामियां हैं, वही सब लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की खराबी है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा कि सरकार कौन होनी चाहिए, रूलर्स कौन, इलेक्शन चुनाव कैसा होना चाहिए, जनता कौन होनी चाहिए। भैया अब देखो, ये जो परिभाषा है, लोकतंत्र वो शासन प्रणाली है जिसके द्वारा जनता अपने शासक का चुनाव करती है। डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल। अब देखो, ये कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ गया सब कुछ। लेकिन अब जो है हमारा कि अभी जैसे देखो, हमारा बहुत लंबा हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा समय हो गया है। तो हमें क्या करना है कि हम देखो क्या करेंगे कि साइंस जो है हमारा, साइंस का जो टर्म 1 है, उसमें हम क्या करेंगे कि मतलब साइंस का टर्म 1 का सिलेबस एक ही वीडियो में 3 चैप्टर जो कि है हमारा, एक तो हो गया हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, दूसरा हो गया हमारा सेल वाला चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और तीसरा मोशन। ये आपके टर्म 1 में आगे आ जाएगा, क्योंकि 15 चैप्टर थे, उसमें से 3 चैप्टर हट गए हैं। तो हम एक ही चलचित्र में उन तीनों को निपटा देंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।